हाय एग्रीकल्चर स्टूडेंट, माय नेम इज विष्णु जायसवाल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर बाय विष्णु जायसवाल में। आप लोग जानते हैं कि हमने फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर और कात्यायन जी की बुक को सीरीज वाइज और लेसन वाइज चला रखा है। जो लोग पिछली वीडियो नहीं देखे भैया जाकर पिछली वीडियो देख लिए। आज की नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं। कल जो है हमारा हुआ था वाटर सेट प्रोग्राम डायमेंशन के बारे में, जहाँ पर 2 पॉइंट हुआ था। आज उसकी तीसरी पॉइंट है। तीसरे पॉइंट क्या है भैया? कह रहा है कि वानिकी तथा चारागाह का विकास करना, यानी कि जहाँ पर वाटर सेट प्रोग्राम अपनाए वहाँ पर क्या करना चाहिए? वानिकी तथा चारागाह का विकास करें और पशुपालन व दुग्धशाला का विकास करें। दुधारू जंतुओं का उचित पालन व वितरण, कृत्रिम गर्भाधान, दुग्ध उत्पादनकर्ता समिति को आर्थिक सहयोग आदि की समुचित व्यवस्था विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। आगे कह रहा है कि आदर्श जलोत्सर्जन यानी कि आदर्श वाटरशेड प्रोजेक्ट में मृदा संरक्षण, मृदा सुधार, सिंचाई, जल निकास, बाढ़ की रोकथाम एवं सभी उद्देश्य हेतु जल वितरण की व्यवस्था जैसी घटनाओं का होना जरूरी होता है। आजकल विभिन्न कार्यक्रम जैसे भू संरक्षण कार्य, नदी घाटी परियोजना कार्य, बीहड़ क्षेत्र सुधार कार्य, शयन क्षेत्र विकास कार्य, सूखा क्षेत्र विकास कार्य, स्थानांतरित खेती क्षेत्र सुधार कार्यक्रम व अन्य भू प्रबंध कार्य जलधारा के आधार पर क्रियान्वित किए जाते हैं। अब क्या कह रहा है कि जलधारा प्रबंध यानी कि वाटर सेट मैनेजमेंट योजना निर्माण करने के लिए अनेक प्रकार की जानकारी की आवश्यकता होती है। यानी कि आप जब वाटर सेट मैनेजमेंट योजना को चालू करेंगे तो उसके लिए आपको निम्नलिखित जानकारी की आवश्यकता होती है। यह जानकारी एकत्रित करने के लिए क्षेत्र का सर्वेक्षण करना आवश्यक होता है। जानकारी मुख्यतः निम्न विषयों से संबंधित होती है। आइए देखते हैं कि आप यदि वाटर सेट मैनेजमेंट करते हैं तो उसके लिए क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। ठीक भैया, चलिए बढ़ते हैं। पहला कह रहा है कि जलधारा क्षेत्र संबंधी गुणों जैसे क्षेत्र का आकार, आकृति, जल निकास, भौमिकी, मृदा, भूमि वैधानिक स्थिति एवं भूमि सतह संबंधी जानकारी योजना निर्माणों के लिए आवश्यक होती है। दूसरा है भूमि सहयोग संबंधी जानकारी जैसे कुल क्षेत्रफल, सिंचित एवं असिंचित क्षेत्र, औसत जोत, वर्तमान उत्पादन क्षमता, प्रमुख फसलें आदि की जानकारी होना चाहिए। किसके अंतर्गत? भूमि उपयोग संबंधी जानकारी है। तीसरा कह रहा है कि सामाजिक आर्थिक जानकारी, आपको भी सामाजिक आर्थिक जानकारी होनी चाहिए। क्षेत्र की कुल जनसंख्या, कामगारों एवं कृषकों की संख्या, शिक्षा स्तर, विद्युत एवं संचार साधन, रोजगार के साधन और लोगों की आर्थिक स्थिति का अनुमान, कृषि उत्पादन संबंधी जानकारी एकत्रित करना आवश्यक है। चौथा है सिंचाई के साधन जैसे नहर, तालाब, कुएं इत्यादि की जानकारी एकत्र करना। पांचवा कह रहा है कि फसल प्रणाली सतही एवं अधोसतही जल के उपयोग से पद्धति पर क्या प्रभाव पड़ता है तथा संभावित और पद्धति हो सकती है, अनुमान लगाना आवश्यक है। छठवां है जलवायु संबंधी आंकड़े में जैसे वार्षिक तथा मासिक वर्षा के दिनों की संख्या, वर्षा की तीव्रता, सूखे दिनों की संख्या, औसत एवं अधिक तापमान, आर्द्रता इत्यादि की जानकारी महत्वपूर्ण है। सातवां कह रहा है बाढ़ एवं सूखा, बाढ़ व सूखे से लगातार तथा आकस्मिक रूप से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के बारे में जानकारी एकत्रित करना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं। आठवां क्या कह रहा है कि विक्रय एवं वित्तीय संगठन, कृषि उपज मंडी के विकास को ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि इससे कृषकों को अच्छी आय प्राप्त होगी। इसके लिए सरकार ने जो है इनाम जो है स्कीम को चला रखी है, जिसके लिए आपको कृषि उपज मंडी के बारे में पता चले। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है भैया आगे कह रहा है कि शुष्क क्षेत्र हाँ शुष्क कृषि क्षेत्र में समन्वित विकास के लिए जरूरी है कि विकास कार्यक्रम वाटर सेट के आधार पर हो। कृषि सेक्टर के विकास एवं नियोजन का आधार जलधारा प्रबंध का ही होना चाहिए। समन्वित जलधारा प्रबंध में इष्टतम यानी कि कम से कम फसल उत्पादन एवं ग्रामीण आय में स्थिरता के लिए बहुमुखी योजना आवश्यक है। इसके लिए निम्नलिखित उपाय जरूरी है। पहला क्या है? पहला वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। दूसरा है फसल उत्पादन एवं स्थानीय तकनीक का विकास। तीसरा है मृदा के अनुसार फसलों व चयन के अंतरा शस्यन को अपनाया जाना चाहिए। चौथा कह रहा है सीमांत व बंजर भूमि में वनीकरण, जोखिम कम करने हेतु ड्राईलैंड एग्रीकल्चर अपनाना चाहिए। छठवां कह रहा है भूमिगत जल तथा सिंचाई का समुचित उपयोग करना चाहिए। दुग्धशाला विकास एवं चारागाह का प्रबंध होना चाहिए। और अगला क्या कह रहा है कि सिल्क उत्पादन, रेशम उत्पादन तथा रेशम उत्पादन के बारे में प्रचलित मलबरी कल्टीवेशन को प्रचलित बनाना चाहिए। नौवां कह रहा है फार्म तथा हॉर्टिकल्चर उत्पाद की प्रोसेसिंग की व्यवस्था एवं जानकारी होनी चाहिए
किसानों के लिए उत्तम प्रसार एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए। ये सब क्या थे? ये सब वाटरशेड प्रोग्राम के डायमेंशन थे। ठीक भैया, ये सब खत्म हुए। आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग क्या है? अगली हेडिंग है आपकी जल संग्रहण यानी कि अफवाह सांद्रण या वाटर हार्वेस्टिंग या रन ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक भैया, हेडिंग का नाम क्या है? वाटर हार्वेस्टिंग या रन ऑफ कंसंट्रेशन। चलिए जानते हैं क्या है। कह रहा है कि जब वर्षा की बूंदें जल संतृप्त मृदा पर गिरती हैं तब अफवाह उत्पन्न होता है। यानी कि जब बरसात की बूंदें जमीन पर गिरती हैं, भूमि पर, तो क्या होता है? अफवाह, यानी कि वो हटने लगती हैं। आर्द्र जलवायु मिट्टी प्रायः जल संतृप्त रहती हैं, जबकि अर्ध शुष्क तथा शुष्क दशाओं में वार्षिक वर्षा की मात्रा ऐसी नहीं होती है कि प्रायः मृदा संतृप्त ही रहे। लेकिन अर्ध शुष्क व शुष्क क्षेत्रों में वर्षा का अधिकांश भाग एक छोटे अवधि में ही बरस जाता है, जिससे उस समय में आर्द्र जलवायु वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इस तरह अफवाह बनता है। शुद्ध एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में अफवाह को निकट के तालाब या गड्ढों में सफलतापूर्वक इकट्ठा कर जरूरत पड़ने पर जीवन रक्षक सिंचाई के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। कहने का मतलब जो बरसात का पानी होता है, जब वो जमीन पर आता है और जो है शुष्क तथा अर्धशुष्क क्षेत्रों में हम जो है तालाब या गड्ढों में उसके पानी को इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे बाद में हमें अपने फसलों की सिंचाई कर सकते हैं। ये वाटर हार्वेस्टिंग बता रहा है। इस प्रकार वर्षा के उत्पन्न अफवाह को इकट्ठा कर फसल उत्पादन में प्रयुक्त करना जल का पुनर्क्रमण यानी कि वाटर रिसाइलिंग कहलाता है। यानी कि जब आप वर्षा हुई, फसल को इकट्ठा कर लिए, बाद में उसे अपने फसल में लगाया गया तो उसे क्या कहलाया? वो पुनः चक्रण यानी कि वाटर रिसाइकिलिंग कहलाया। ठीक भैया। और क्या कह रहा है? कह रहा है कि और फसल उत्पादन हेतु वर्षा जल से उत्पन्न अपवाह का संग्रह वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। यानी कि जो वर्षा जल होता है उससे जो है बाद में जब फसलों में पानी को छोड़ा जाता है तो क्या कहलाता है? वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग शुष्क तथा अर्धशुष्क दोनों क्षेत्रों में कृषि कार्य हेतु स्थानीय सतही अपवाह को इकट्ठा कर संरक्षित किया जाता है। कहने का मतलब ये वाटर हार्वेस्टिंग ऐसी प्रक्रिया है जो शुष्क और अर्धशुष्क जहाँ पर वर्षा होती है या थोड़ा कम मात्रा में होती है, वहाँ पर जो है वाटर हार्वेस्टिंग को अपना कर पानी को इकट्ठा करके जो है बाद में फसल को सिंचाई के लिए दिया जाता है। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व नेवेतियन में वाटर हार्वेस्टिंग को एक कला के रूप में विकसित किया था। वाटर हार्वेस्टिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मेयर्स के द्वारा किया गया। वाटर हार्वेस्टिंग का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? सर्वप्रथम मेयर्स के द्वारा किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य फसल वर्षा जल का सही सदुपयोग करना है। और वर्षा जल के सदुपयोग है तो हमारे देश में मुख्यतः 3 प्रकार की विधि प्रचलित है। यानी कि जो बरसात होती है उसके जल को संचय करने के लिए भारत में 3 प्रकार की जो है विधि प्रचलित है। जल संग्रह की विधि, मृदा के प्रकार यानी कि सॉइल टाइप, टोपोग्राफी, वार्षिक वर्षा, एनुअल रेनफॉल तथा उगाई जाने वाली फसल के अनुरूप बदलती है। ये विधि निम्नलिखित है। यानी कि भारत में वर्षा के जल को एकत्रित करने के लिए हम लोग 3 प्रकार से विधि प्रचलित है, 3 प्रकार विधि से करते हैं। उसमें से पहला बताया जा रहा है। पहला क्या भैया? कह रहा है इंटर रो इंटर रो को क्या कहते हैं? इंटर रो को इन सिटू, इंट्राप्लॉट वाटर हार्वेस्टिंग भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? इंटर रो, इन सिटू और इंट्राप्लॉट वाटर हार्वेस्टिंग भी कहते हैं। चलिए देखते हैं इससे क्या है। कह रहा है कि इन सिटू से तात्पर्य यह है कि वर्षा के जल का संग्रह वहीं किया जाता है जहां वर्षा होती है। इन सिटू, इन मतलब वहीं पर वर्षा का जल को संग्रह किया जाता है, तो क्या है? वो इन सिटू है। ऐसी स्थिति में वर्षा जल के समुचित उपयोग के लिए यह जरूरी है कि मिट्टी का अंतःस्पंदन क्षमता यानी कि इन्फिल्ट्रेशन अधिक हो। यानी कि जो मिट्टी है उसमें जो है इन्फिल्ट्रेशन अधिक होना चाहिए, जिससे कि पानी नीचे न जाए, ऊपर ही रह जाए, ते अधिक होनी चाहिए। इसके लिए बुआई के पूर्व ग्रीष्म काल में भूमि की गहरी जुताई की जाती है। यानी कि इन सिटू जो है, इन सिटू में क्या किया जाता है? बुआई से करने से पहले जो है भूमि को गहरी जुताई की जाती है, जिसके कारण असंतृप्त मृदा में वर्षा जल आसानी से प्रवेश कर संचित हो जाता है। इस विधि को इंटर रो या इंट्राप्लांट विधि भी कहा जाता है। किस विधि को? इन सिटू विधि को इंटर रो या इंट्राप्लांट विधि भी कहा जाता है, क्योंकि उसी स्थान
विधि के अंतर्गत जल का संग्रहण फसल पट्टियों के बीच में किया जाता है। यानी कि जहाँ पर फसल बोया गया है वहीं पर जो है पानी को इकट्ठा किया जाता है, तो क्या है, इन सिटू, इंटर रो या फिर इंट्रा प्लॉट वाटर हार्वेस्टिंग किया जाता है, जो एक ही प्लाट के अंदर होता है। यानी कि वो एक ही खेत में हो जाता है, प्लाट के अंदर हो जाता है। इस विधि का प्रयोग शुष्क क्षेत्र में होता है जहाँ वार्षिक वर्षा 400 mm से अधिक नहीं होती है। कहाँ पर कि जहाँ पर शुष्क वर्षा होती है, जहाँ पर 400 450 मिलीमीटर वर्षा होती है, वहाँ पर किया जाता है। ऐसे निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में फसल की बुआई कुछ ऊठे मेड़ पर पतले कतारों में होती है और ध्यान में रखा जाता है कि इन फसल पट्टियों के बीच अच्छा अंतराल हो। चलिए चित्र के माध्यम से समझते हैं किस प्रकार क्या है ये इंटर रो यानी कि इन सिटू है। यहाँ पर क्या करते हैं हम, यहाँ पर हम अपनी फसल बोते हैं, यहाँ पर 100 सेंटीमीटर के अंतराल पर फसल बोते हैं और जब पानी बरसता है तो यहाँ पर 15 सेंटीमीटर गड्ढा खोद देते हैं, इसी में जो है पानी इकट्ठा हो जाता है। ये क्या है, ये शुष्क क्षेत्र में जो है पानी इकट्ठा किया जाता है, इसको इन सिटू कहा जाता है। जब मतलब जहाँ पर फसल बोई गई है वहीं पर ही पानी इकट्ठा किया जा रहा है, तो क्या है वो इंटर रो या इन सिटू या इंटर प्लॉट वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि ताकि यह क्षेत्र कृत्रिम रूप से एक छोटी जलधारा बन जाए। ऐसे जलधारा क्षेत्र में अपवाह की दिशा फसल पट्टी की ओर होती है और बीच के प्रति जमीन को ठोस पाट कर दिया जाता है, जिससे वर्षा का पानी वहां न रिसकर अपवाह के रूप में फसल वाली पट्टी में जमा होकर वहीं जो है इन्फिल्ट्रेट हो जाए। यह विधि जल संग्रह से ज़्यादा प्रायोगिक है क्योंकि इससे भूमि का जरा भी खर्च नहीं होता है। कहने का मतलब जहाँ पर फसल हमने बोया वहीं पर जो है 15 से 20 सेंटीमीटर गड्ढा खोद के उसको पानी को जो है इकट्ठा कर लिया गया है। तो क्या है, ये इंटर रो वाटर हार्वेस्टिंग है। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, इंटर प्लॉट अथवा माइक्रो प्लॉट वाटर हार्वेस्टिंग। इंटर प्लॉट अथवा माइक्रो प्लॉट वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक भैया, इसको कौन कौन नाम जानते हैं, इंटर प्लॉट, माइक्रो प्लॉट वाटर हार्वेस्टिंग के नाम से जानते हैं। कह रहा है कि जब वर्षा की मात्रा या तीव्रता अपेक्षाकृत अधिक होती है, यानी कि जो वर्षा होती है वो अधिक होती है, तब अपेक्षाकृत अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में जल का संग्रहण दो प्लाटों के बीच में कुओं में किया जाता है। दो प्लाट होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, कुओं के बीच में किया जाता है। जब वर्षा अधिक होती है तब मृदा संतृप्त हो जाती है और जल का अपवाह क्या कर रहा है, रनाफ बनाता है। ठीक भैया, जल का अपवाह रनाफ बनाने की जल जो है बहकर इकट्ठा होता है। अब जैसे चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, दो प्लाट है। एक प्लाट आपका ये हो गया और एक प्लाट ये हो गया, दो प्लाट है। इन दोनों प्लाट के बीच में जो है कह रहा कि दो प्लाट के बीच में किया जाता है। ये एक प्लाट हो गया, इसमें जो फसल बोई जाती है इस पर, यहाँ पर जो है पानी को इकट्ठा किया जाता है। ये क्या है, ये जो है इंटर प्लॉट वाटर हार्वेस्टिंग है या माइक्रो प्लॉट वाटर हार्वेस्टिंग है। इसमें देखते हैं कि क्या कहता है कि इस अपवाह को हम दो प्लाट के बीच फरोह में एकत्र करते हैं। इसी फरोह में जो बताया था ना, इसी में जो है एकत्र करते हैं। इस जल का उपयोग पुनः फसल द्वारा प्लाट के द्वारा हो जाता है, पुनः फसल के या प्लाट के द्वारा उसी में हो जाता है। क्योंकि इसे विधि में जल की हार्वेस्टिंग दो प्लाट के बीच में की जाती है, इसलिए इसे इंटर प्लॉट वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। एक प्लाट ये है, एक प्लाट ये है, यहीं पर जल को इकट्ठा किया जा रहा है, तो ये क्या है, ये है आपका इंटर प्लॉट वाटर हार्वेस्टिंग। इस विधि का उपयोग कर ढालू क्षेत्रों से प्राप्त अफवाह को समतल भूमि में फसल सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। कहीं कहने का मतलब है जहाँ पर ढालू यानी कि पहाड़ पर जो है ढालू होता है, वहाँ पर ढालू क्षेत्र से जो है पानी को इकट्ठा किया जाता है। इसके बाद ढालू क्षेत्र से मैदानी भागों में जो है सिंचाई के लिए पानी को छोड़ा जाता है। ठीक भैया, आगे तीसरा क्या है, तीसरा है आपका वाटर हार्वेस्टिंग इन फार्म पॉन्ड्स रिजर्वेशन। कहने का मतलब क्या है, वाटर हार्वेस्टिंग इन फार्म पॉन्ड्स रिवायर्स है, यानी कि जो
जल होता है उसको छोटे छोटे तालाबों में या नालियों में इकट्ठा करना ही क्या है, वाटर हार्वेस्टिंग इन फार्म पॉन्ड एंड रिजर्वायर्स है। ठीक भैया, चलिए देखते हैं क्या कहता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में छोटे छोटे जलधारा क्षेत्रों से प्राप्त सतही अपवाह को नाली के द्वारा या तालाब के छोटे गड्ढों में एकत्रित किया जाता है। कहने का मतलब जहाँ पर अधिक वर्षा होता है वहाँ पर छोटे छोटे धाराओं से, जल धाराओं से पानी को एकत्र किया जाता है, तो तालाब में किया जाए या तो फिर छोटे छोटे गड्ढों में किया जाता है। इस तरह से हार्वेस्टर जल का उपयोग सूखे के समय में खरीफ फसलों की जीवन रक्षक सिंचाई के रूप में या रबी फसलों के लिए अतिरिक्त सिंचाई के रूप में होता है। यानी कि यदि हम जब वर्षा होती है तो वहाँ पर छोटे छोटे तालाब या गड्ढे बनाकर पानी को इकट्ठा कर देते हैं, बाद में उसे रबी फसलों में या फिर खरीफ फसलों में जो है हम प्रयोग कर लेते हैं सिंचाई के लिए। अब क्या कह रहा है भैया, कह रहा है कि चूंकि एकत्रित जल कम मात्रा में होता है इसलिए रिसाव तथा वाष्पन क्षय को कम करने के लिए तालाब की निचली सतहों का उचित रसायन मिलाकर लीप दिया जाता है। जो पानी बरसता है तो पानी कम मात्रा में, क्योंकि गड्ढा जो है बहुत जगह है, छोटे छोटे गड्ढे हैं तो ज़्यादा पानी इकट्ठा नहीं होता, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उचित रसायन मिलाकर लीप दिया जाता है। उसको जो है नीचे से लीप दिया जाता है ताकि पानी इकट्ठा रहे तथा वाष्पन प्रतिरोधी पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। उसमें जो है नीचे पानी ना जाए इसके लिए जो है हम वाष्पन प्रतिरोधी पदार्थों का प्रयोग करते हैं। इस तरह की हानियों को कम करने के लिए हम कम वर्षा की स्थिति में रनऑफ की मात्रा बढ़ाकर कई भौतिक तथा रासायनिक उपाय करते हैं। जैसे क्या है, प्लास्टिक के चादर से भू सतह को ढक देते हैं जिसके कारण अफवाह को बढ़ाया जा सकता है। असफाल्ट यौगिक है एक, इसका जो है इससे बने इमल्सन का उपयोग करके रिसाव क्षय को कम करने में किया। यानी कि असफाल्ट यौगिक को यदि आप ज़मीन पर डाल देते हैं तो सीपेज यानी कि जो रिसाव होता है वो कम हो जाता है। या फिर आप बेंटोलाइट का प्रयोग करिए। बेंटोलाइट अगर हो सके तो बेंटोलाइट को हमेशा भिगा कर रखा जाए ताकि यह अच्छी तरह से कोशिका छिद्रों को बंद कर सकता है। यानी कि बेंटोलाइट एक केमिकल है जिसको भूमि पर मिला देते हैं जहाँ पर हमको वाटर हार्वेस्टिंग करनी होती है, वहाँ पर जो छिद्र को बंद कर देता है और पानी इकट्ठा हो जाता है। इस तरह से रिसाव को रोककर अफवाह को बढ़ाता है। ठीक है भैया। या फिर आप जो है ब्रॉड बेड एंड फरो सिस्टम, यानी कि ब्रॉड बेड एंड फरो सिस्टम में वर्षा ऋतु में जल को कुंड के माध्यम से संग्रहित किया जाता है और इसे अफवाह बनाकर घास युक्त नालियों के द्वारा फार्म, तालाब या गड्ढों में जमा कर दिया जाता है। ब्रॉड बेड ऑफ फरो सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पर वर्षा के जल को कुंड के माध्यम से एकत्रित किया जाता है, कुछ छोटे छोटे कुंड बना दिए जाते हैं और इसके बाद में उसे घास युक्त नालियों के द्वारा फार्म और तालाब या गड्ढों में छोड़ दिया जाता है या जमा कर लिया जाता है। ठीक भैया, आगे बात करते हैं। आगे क्या है, आगे है जलाशक्ति। जलाशक्ति क्या है, यह एक रसायन है जिससे मिट्टी में मिलाया जाता है। इस रसायन को मिट्टी में डालने से मिट्टी की जल धारण क्षमता यानी कि इन्फिल्ट्रेशन तथा वायु संचार बढ़ जाती है। इसका उपयोग शुष्क खेती में जल संरक्षण के रूप में किया जाता है। यानी कि जलाशक्ति एक केमिकल है, इसका हम जो है शुष्क क्षेत्रों में प्रयोग करते हैं जिससे पानी जो है नीचे जिस करना जाए, इसका जो है वाटर हार्वेस्टिंग में प्रयोग करते हैं। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे है आपका इवेपो ट्रांसपायरेशन। क्या है, इवेपो ट्रांसपायरेशन। ये क्या कह रहा है भैया, कह रहा है कि शुष्क कृषि में मिट्टी की आर्द्रता सर्वाधिक सीमित कारक के रूप में मानी जाती है। यहाँ पर शुष्क भूमि होती है वहाँ पर मिट्टी में जो है नमी होना सर्वाधिक सीमित कारक है। कुल वर्षा का लगभग 60 से 75% भाग वाष्पीकरण के रूप में नष्ट हो जाता है। यहाँ पर जितनी वर्षा होती है उसका लगभग 60 से 75% भाग केवल किस में नष्ट हो जाता है, वाष्पीकरण यानी कि ट्रांसपायरेशन में नष्ट हो जाता है। इवेपो ट्रांसपायरेशन का मतलब है इवेपोरेशन तथा ट्रांसपायरेशन दोनों एक साथ लेने से, यानी कि जो है अर्थात भूसतह से वाष्पीकरण तथा पौधों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन को ईटी कहते हैं। यानी कि पौधे के पत्तियों द्वारा निकाला जा रहा है। ठीक है, तो वो क्या है, तो वो
वाष्पोत्सर्जन है, ट्रांसपायरेशन है, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है, जो है पत्तियों के द्वारा जो है, इवेपोरेशन जो है वायु के द्वारा होता है, और ट्रांसपायरेशन पत्तियों के द्वारा जो निकाला जाता है। ऐसे हानि को निम्नलिखित विधियों से कम किया जाता है। जो इवेपोरेशन और ट्रांसपायरेशन है, यानी कि वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन मतलब वाष्प के रूप में बनकर निकलना, और ट्रांसपायरेशन मतलब वाष्पीकरण, पत्तियों के रूप में निकलना, जो है पत्तियों के रूप में ट्रांसपायरेशन होकर निकलना क्या कहलाता है, इवेपो ट्रांसपायरेशन कहलाता है। इसका जो है हम निम्नलिखित विधियों से कम करते हैं इवेपोरेशन और ट्रांसपायरेशन को। जो है पलवा यानी कि मल्च का प्रयोग करके। दूसरा है वायुरोधी पट्टियाँ, वायु वाष्पन प्रतिरोधी पदार्थों का प्रयोग करते हैं। एंटी ट्रांसपायरेंट का प्रयोग करके। वाष्पन रोधी पदार्थ वे होते हैं जो वाष्प को या वाष्पन को रोक देते हैं, यानी ट्रांसपायरेशन को रोक देते हैं, उसको एंटी ट्रांसपायरेंट पदार्थ कहते हैं। या फिर वायुरोधी पट्टियों के उपयोग, यानी कि विंड ब्रेक, जो हवाओं को रोकते हों उसकी पट्टियों को प्रयोग करके। या फिर खरपतवार नियंत्रण, बीट कंट्रोल करके जो है ट्रांसपायरेशन और जो है वाष्पोत्सर्जन को रोक सकते हैं। चलिए बात करते हैं वाष्पन प्रतिरोधी पदार्थ। वाष्पन प्रतिरोधी पदार्थ यानी कि एंटी ट्रांसपायरेंट, ठीक है। ऐसे पदार्थों का उपयोग पौधों के उन हिस्सों पर किया जाता है जहां वाष्पोत्सर्जन होता है, यानी कि जहां पर ट्रांसपायरेशन होता है। इसके प्रयोग से वाष्पोत्सर्जन कम मात्रा में होने लगता है, यानी कि जब आप वाष्पन प्रतिरोधी पदार्थ का प्रयोग कर देंगे तो ट्रांसपायरेशन क्या होगा, कम होगा, जिससे पौधों में जल संरक्षण होता है। एंटी ट्रांसपायरेंट के 4 प्रकार होते हैं। एंटी ट्रांसपायरेंट आप होता नहीं, यानी कि जो है आप बुखार होता है तो आप क्या लेते हैं, एंटीबायोटिक, ठीक है, गोली खाते हैं या दवा जो है सुई लगवाते हैं एंटीबायोटिक की। तो ये सब क्या है, ये वैसे ही एंटी ट्रांसपेरेंट है, जो है वाष्पन प्रतिरोधी पदार्थ है, ये जो है वाष्पोत्सर्जन को कम कर देते हैं, ठीक है। इसके 4 प्रकार हैं। पहला क्या है, पहला कह रहा है भैया स्टोमेटा बंद करने वाला, यानी कि जो स्टोमेटा होते हैं जहाँ से जो है ट्रांसपायरेशन होता है उसको बंद करने वाले पदार्थ हैं। ऐसे पदार्थों के प्रयोग से स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है। उदाहरण के लिए फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट यानी कि PMA, एट्राजीन जो कि मक्का में किया जाता है लो कंसंट्रेशन पे, और हर्बिसाइड जैसे ABA, हर्बिसाइड प्रयोग किया जाता है, और ABA जो कि ऑक्सीजन है, और CO2, ये सब क्या है, ये सब स्टोमेटा बंद करने वाले जो है स्टोमेटा टाइप वाले हैं, ठीक भैया। कौन कौन है, PMA यानी कि फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, एट्राजीन लो कंसंट्रेशन प्रयोग करते हैं, हर्बिसाइड है, AB है, और CO2, ये सब क्या है, स्टोमेटा बंद करने वाले हैं। आगे क्या है भैया, आगे कह रहा है फिल्म बनाने वाली, फिल्म फॉर्म टाइप। कौन है, फिल्म फॉर्म टाइप, ये क्या है, ऐसे पदार्थ भौतिक अवरोधक के रूप में पतला फिल्म बनाकर वाष्पोत्सर्जन को कम करते हैं, यानी कि पत्ती के ऊपर क्या करते हैं, पतला फिल्म बना देते हैं, यानी कि जो चिपक जाते हैं पत्तियों पर, चिपकने के बाद जो है पानी को, वाष्पोत्सर्जन को पत्तियों द्वारा निकलने नहीं देते हैं। तो ये क्या हो गए, ये फिल्म परफॉर्मिंग टाइप के हो गए हैं, जैसे हैं मोबिलिफ, हेक्साडेकेनॉल, सिलिकॉन, ऑयल्स और वैक्सेस यानी कि मोम। इन सबको लेप लगा देने के बाद जो है वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है, ठीक भैया। आगे बढ़ते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप। रिफ्लेक्टिंग टाइप ये क्या कह रहा है, ऐसा पदार्थ सूर्य की विकिरणों को परावर्तित कर पत्ती के ताप को कम करता है, जिससे पत्ती से वायुमंडल का वाष्प दाबांतर यानी कि वेपर प्रेशर ग्रेडियंट कम हो जाता है, और इस तरह वाष्पोत्सर्जन कम होता है। यानी कि जो रिफ्लेक्टिव टाइप है, यानी कि जो प्रकाश का जो प्रकाश की किरणें आती पत्तियों पर पड़ती हैं, उसके कारण यदि हम रिफ्लेक्टिंग टाइप जो है एंटी ट्रांसपेरेंट का प्रयोग कर देंगे तो किरण जो है आपतित हो जाएगी, जिससे ट्रांसपायरेशन कम होगा। इसमें कौन क्या क्या प्रयोग करते हैं हम, जैसे कायोलिन हो गया, सिलाइट हो गया, ठीक है। 5% कायोलिन का स्प्रे के रूप में प्रयोग करने से वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है, यानी कि कायोलिन जो है उसका 5% उपयोग करने से हमारा जो है
ट्रांसपायरेशन कम हो जाता है। आगे भैया, वृद्धि कम करने वाला हार्मोन यानी कि ग्रोथ रिटार्डेंट। क्या है? ग्रोथ रिटार्डेंट है ऐसा रसायन प्ररोह यानी कि सूट मतलब जड़ के बाद वृद्धि को छोड़कर जड़ की वृद्धि को रोकता है, यानी कि सूट को छोड़ देता है, केवल जड़ की वृद्धि को बढ़ाता है, जिसके कारण सूखा से जूझने की क्षमता पौधों में उत्पन्न हो जाती है। ऐसा रसायन स्टोमेटा को बंद भी कर सकते हैं। यानी कि ये जो होते हैं ग्रोथ रिटार्डेंट, ग्रोथ माने वृद्धि, रिटार्डेंट माने कम करने वाला पदार्थ जो है वो क्या है साइकोसेल। ये क्या करता है? ये सूट की वृद्धि यानी कि जो फूल, पत्ती, तना, ये सब की वृद्धि को घटाकर केवल जड़ की वृद्धि करता है। ये क्या? ये साइकोसेल्स है। गेहूं में जो बौनी प्रजाति की विकसित की गई है वो साइकोसेल का प्रयोग करके विकसित की गई है, जिससे अब जो है गेहूं की बौनी किस्म आती है साइकोसेल का जो है आप ट्रिपल सी भी कहते हैं। ट्रिपल सी, साइकोसेल को ट्रिपल सी भी कहते हैं। आगे देखते हैं क्या है भैया। कह रहा है कि वाष्पन प्रतिरोधी पदार्थों यानी कि एंटी ट्रांसपेरेंट के उपयोग से प्रायः यह देखा गया है कि प्रकाश संश्लेषण भी कम हो जाता है। इसलिए इसका उपयोग पौधों को मरने से बचाने के क्रम में जब जल की मात्रा न्यून हो गई है तभी किया जाता है। यानी कि जब जल की मात्रा कम हो जाती है तब क्या है, एंटी ट्रांसपेरेंट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसका उपयोग प्रायोगिक तौर से नर्सरी या बागवानी फसलों में होता है। ठीक भैया। आगे क्या है? आगे है वायुरोधी पट्टियाँ एवं आवास बेल्ट यानी कि विंड ब्रेक एंड शेल्टर बेल्ट। ये क्या है? विंड ब्रेक क्या है भैया? कह रहा है कि विंड ब्रेक का तात्पर्य ऐसी संरचना से है जो हवा के बहाव में बाधा उत्पन्न करके वायु की गति को कम करता है। विंड ब्रेक क्या है? हवा के बहाव में बाधा उत्पन्न करके वायु की गति को कम करता है, यानी कि हवा को रोकता है। जबकि ऐसे वृक्षों या झाड़ियों की पंक्तियां शेल्टर बेल्ट के नाम से जानी जाती हैं। यदि आप जो है इस तरह की सारी पंक्तियां या झाड़ियां लगाएंगे तो क्या कहलाता है? शेल्टर बेल्ट लगाया जाता है, कहलाता है, जिसका उपयोग फसलों के सुरक्षा हेतु वायु क्षरण रोकने में होता है या हवा के विरुद्ध सुरक्षित आवास प्रदान करती है। यानी कि हवा जिस दिशा में चलता है उसके विरुद्ध जो है काम करती है। या वायु रक्षक पट्टी, यदि वायु की दिशा में समकोण में स्थित हो तो सर्वाधिक प्रभावशाली होता है। वात प्रमुख दिशा में शेल्टर बेल्ट के निकट क्षेत्रों में वायु की गति में लगभग 60-70% की नमी होती है। अवरोध की ऊंचाई से 30 गुणों से अधिक की दूरी वाले क्षेत्रों में वायु अवरोध का प्रभाव समाप्त हो जाता है। उदाहरण, यदि वायु रक्षक पट्टी की ऊंचाई 10 मीटर हो तो वायु रक्षक पट्टी के निकट से 100 मीटर की दूरी पर स्थित क्षेत्रों में वायु की गति में 60 से 80% की कमी होती है। यानी कि जब मान लीजिए पौधों की ऊंचाई 10 मीटर है, ठीक है, जो वायु रक्षक पट्टी वृक्ष जो है झाड़ियाँ लगाई गई उसकी जो है ऊंचाई 10 मीटर है और 100 मीटर की दूरी पर स्थित जो वायु क्षेत्र की गति में 60 से 80%, यानी कि अगर 10 मीटर पर लगा तो 100 मीटर पर जो है 60 से 80% की गति जो है वायु की वो कम कर देती है। वायु की गति पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? नीचे चित्र से स्पष्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं भैया क्या है। अब देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि अब ये जो प्लांट है, झाड़ी है, वो कितने हाइट पर है? 11 मीटर की हाइट पे, ठीक है, 11 मीटर की हाइट पर है। अब जो है यहाँ से जो हवा चली 45 किलोमीटर हावर से जो चली, ठीक है, वो चली तो थी लेकिन वो धीरे 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 करके देखिए 45 किलोमीटर प्रति हावर के अंदर से चली। पहले 10 किलोमीटर से जब इससे टकराई तो 10 किलोमीटर हुई, फिर 15 हुई, फिर 18 हुई, फिर 22 हुई, फिर 32 हुई, फिर 36 हुई, फिर 40 हुई। यानी कि लगभग जो है 30 मीटर पे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा से 35 किलोमीटर से चली। 60 मीटर पे आई तो 15 हुई, 90 मीटर पे आई तो 18 किलोमीटर हुई, 120 मीटर पे आई तो 122 किलोमीटर हुई, 150 पे 132 किलोमीटर हुई, 180 मीटर पे आई तो 36 किलोमीटर और जब 210 मीटर पे आई तो यह 40 किलोमीटर से, यानी कि पुनः वैसे ही चलने लगी वो जितने स्पीड में थी। ठीक भैया। तो ये क्या है? ये वायु की गति पर वायुरोधी पट्टी का प्रभाव है। जब आप शेल्टर बेल्ट का प्रयोग करेंगे तो जो है 100 मीटर की रेंज तक, लगभग 100 मीटर की रेंज तक आपकी जो है क्रॉप को नुकसान
वायु से कम होगा, फिर धीरे धीरे वह पूर्ण रूप धारण कर लेती है। ठीक भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि वायु रक्षक पट्टियों से 200 मीटर की दूरी पर स्थित क्षेत्रों में कमी केवल 20% तक ही हो पाती है। बताया नहीं, जब दूरी बढ़ती जाएगी तो जो है हवा का दबाव बढ़ता जाएगा। और लगभग 300 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित क्षेत्रों में वायु की गति में कोई कमी नहीं आती। यदि आप 300 मीटर दूर फसल है और जो है शेल्टर बेल्ट यहाँ पर लगा 30 मीटर पे, तो क्या होगा, 300 मीटर दूरी पर जो है इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वायु क्षरण रोकने के लिए वायु रक्षक पट्टी की क्षमता वायु की गति एवं दिशा पर निर्भर करती है। वायु की अधिक गति दशा में शेल्टर बेल्ट का प्रभाव क्षेत्र कम हो जाता है तथा रक्षक पट्टी से एक दूसरे पट्टी को दूरी कम रखना अनिवार्य हो जाता है। अब कह रहा है कि इसीलिए 40 से 50 किलोमीटर प्रति हावर्स वायु वाले गति क्षेत्र में 300 मीटर के अंतराल पर विंड ब्रेक को पुनः लगाया जाता है। यानी कि जब एक जो है शेल्टर बेल्ट लगाया गया तो वह 300 मीटर तो कवर कर रही है, 300 मीटर के बाद पुनः वो अपनी पहली स्थिति में हो जा रही है, तो 300 मीटर पर हम जो है पुनः जो है शेल्टर बेल्ट को लगा देते हैं। वायु की दिशा के संदर्भ में आवश्यक है कि वायु रक्षक पट्टी की लंबाई अधिक हो तथा तेज गति की वायु इसके समकोणीय बहे। वायु रक्षक पट्टी के आकार, रंध्रता इत्यादि गुण भी इसकी क्षमता को प्रभावित करते हैं। प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध हुआ है कि पट्टी का ऊपरी भाग कोणीय होना चाहिए। समकोणीय स्थिति में प्रभाव कम होता है। रक्षक पट्टी में विभिन्न ऊंचाई वाले वृक्षों को लाइन में इस प्रकार लगाना चाहिए कि सबसे छोटे ऊंचाई वाले वृक्ष प्रथम पंक्ति में हो, उससे अधिक ऊंचाई दूसरे पंक्ति में हो और सबसे ऊंचे वृक्ष मध्य पंक्ति में हो। वायु रक्षक पट्टी में ऊंचे वृक्ष में सबसे कम ऊंचे वृक्ष या झाड़ियाँ सबसे किनारे लगाई जानी चाहिए। सर्वाधिक प्रभाव के लिए पट्टी का आकार त्रिकोणीय छत के अनुरूप बनाना चाहिए। सड़क के किनारे बड़े वृक्षों को अंतिम छोर पर रखा जाता है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में 3 से 7 पंक्ति वाली विंड ब्रेक जिसकी चौड़ाई 15 से 30 मीटर हो अधिक सक्षम पाई जाती है। यानी कि जो रेगिस्तान एरिया होती है वहाँ पर 3 से 7 यानी कि तीन तीसरे पर लगाए, फिर वह सतह पर जो है विंड ब्रेक लगा देते हैं जिसकी चौड़ाई 15 से 30 मीटर होती है, अधिक सक्षम पाई जाती है क्योंकि वहाँ पर जो है विंड इरोजन ज़्यादा होता है। आगे क्या कह रहा है भैया कि जो वायुरोधी पट्टियाँ हैं उसको लगाने के प्रारंभिक अवस्था में वृक्षों की वृद्धि कम होने तथा पट्टी की ऊंचाई भी कम होने से भूमि क्षरण में कोई कमी नहीं आती है। अतः प्रारंभिक अवस्थाओं में भूमि क्षरण रोकने के लिए दूसरे उपायों पर भी निर्भर रहना पड़ता है। शेल्टर बेल्ट का प्रभाव कृषि क्षेत्रों में भी पड़ता है। इससे सूक्ष्म जलवायु में सुधार होता है तथा कृषि क्षेत्र में वृद्धि होती है, परंतु पट्टी के निकट कुछ दूरी तक वृक्षों की जड़ें पहुंचती हैं जिससे पानी तथा पोषक तत्व लिए जाते हैं और कृषि का इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। ठीक भैया, ये थी आपकी विंड ब्रेक एंड शेल्टर बेल्ट और जो कि वाटर शेड मैनेजमेंट के अंतर्गत आती थी, ये सब जो है आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक भैया, अब जो लोग पिछली वीडियो नहीं देखे हैं, पिछले जो है लगभग 7 क्लास हो चुकी हैं, 8 क्लास हो चुकी हैं, जो लोग नहीं देखे हैं वो जाकर भैया देख लीजिए और हमारे साथ लगातार जुड़िए जिससे आपको पढ़ने में आनंद आए। ठीक भैया, तो बाकी की क्लास जो है नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अब आपका जो है 50 पेज तक अरुण कात्यायन की बुक है ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन यानी कि क्षरण एवं मृदा संरक्षण के बारे में। ठीक भैया, चलिए तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।